हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनामिका। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की ये सीरीज हम जारी रखेंगे। सो आई होप यू हैव बीन फॉलोइंग मी अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड यू ऑलरेडी अवेयर दैट व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड एंड व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेशन। एरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस 1919 से 1939 का पीरियड, ये है हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन। So today what we are going to discuss is very important. Last lesson में हमने ये देखा था कि why nationalist resurgence हुए थे, किस तरीके से ये responsible थे। फिर हमने मॉन्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में जाना था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी हम कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। ड्रॉबैक्स हमने भी देखे थे कि इसके। फिर हमने कांग्रेस का रिएक्शन भी देखा था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो गांधी जी पे बेस्ड होगा, उनके सत्याग्रह पे बेस्ड होगा। सो डिस्कस करेंगे हम उनके इंपॉर्टेंट जो भी उन्होंने मूवमेंट्स चलाए थे इंडिया आने के बाद। सबसे पहले मेकिंग ऑफ गांधी की अगर आप बात करते हो तो उनसे उसके पहले आपको ये जानना है कि इंडिया आने के पहले उन्होंने क्या किया। तो दैट इज रिलेटेड टू साउथ अफ्रीका, बिकॉज जो अर्ली करियर और एक्सपेरिमेंट है उनका, ये इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में ही विटनेस किया था। सबसे पहली बात कि आपको पता है 2 अक्टूबर को हम मोहनदास करमचंद गांधी जी का हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। सो ही वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, जो कि गुजरात से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो इंग्लैंड से पूरी करी थी और उसके बाद 1898 में वो साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका जाने के बाद उनको जो है वहां पे बहुत सारी चीजें जो है विटनेस करने को मिली थी। बहुत सारी मतलब चीजें विटनेस करने को कैसे मिली थी उसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करती हूँ। जब उन्होंने अपनी लीगल एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी तो 1893 में उनको दादा अब्दुल्ला जो है वहां पे एक बिजनेस करते थे जो, तो वो उन्होंने उनको साउथ अफ्रीका बुलाया। वहां पे उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, जहां से माना जाता है उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत, और या फिर आप कह सकते हो एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ का। तो जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, ह्यूमिलिएशन देखा उन्होंने, बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता था जो भी नॉन वाइट पीपल होते थे। अब एक यहाँ पे इंसिडेंट है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड था टुवर्ड्स द ब्लैक एंड इंडियन। तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ आपको। ये जो इंसिडेंट हुआ था इनकी रेल जर्नी के दौरान हुआ था। गांधी जी जो है उन्होंने टिकट खरीदी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की। फर्स्ट क्लास की टिकट लेने के बाद वो उस कंपार्टमेंट में बैठे और बहुत ही इज्जत के तरीके से बैठे, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली है। लेकिन वहां पे एक जो व्हाइट रेलवे ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि आपको इस कंपार्टमेंट से उतरना होगा, क्योंकि कोई भी जो रेसिस्ट है, मतलब जो नॉन व्हाइट पीपल हैं, वो यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में जर्नी करने के लिए अलाउड नहीं है। और उस समय वहां पे ये जो लोग होते थे ना, नॉन व्हाइट पीपल, उनको कूली कहा जाता था। एक रेसिस्ट टर्म है इंडियंस के लिए जो साउथ अफ्रीका में यूज किया जाता था। He said कि non-whites are not permitted in first class compartment, so you have to get out of this compartment. गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा, टिकट अपनी दिखाई कि मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, सो आई कैन ट्रैवल इन दिस कंपार्टमेंट, बट ही वॉज वार्न्ड एंड फाइनली उनको फोर्सिबली जो है उस कंपार्टमेंट से धक्के देके प्लेटफॉर्म पे उतार दिया था उस ऑफिसर ने। ये इनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस हुआ था और उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसके खिलाफ जो है वो मुहिम करनी है, क्योंकि अगर मैं मतलब एक एक्टिविस्ट हूं, अगर मैंने ये ह्यूमिलिएशन फेस की है तो मैं मतलब इस तरीके की चीजें क्यों सहूं। फिर उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करी थी जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, ट्रुथ फोर्स आप जिसे कह सकते हो। तो उन्होंने इसका ही यूज करके साउथ अफ्रीका में जो है वो कैंपेन अपना स्टार्ट कर दिया था। अब अगर आप बात करते हो साउथ अफ्रीका की ना, तो इंडिया में इंडियन जो थे साउथ अफ्रीका में, उसमें 3 कैटेगरी होती थी उनकी। एक तो वो इंडियन होते थे जो इंडेंचर्ड इंडियन लेबर होते थे। इंडेंचर्ड का मतलब क्या होता है ना, कि अगर आपने किसी के साथ कभी कोई बॉन्ड साइन किया हो या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब आप बाइंडिंग हो, कोई एक पार्टी जो होती है वो बाइंडिंग होती है दूसरे पार्टी के सर्विस के लिए, किसी स्पेसिफिक टर्म के लिए। मतलब कि मैंने आपके साथ कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मेरे को ये कहा गया है कि मैं इतने दिन तक आपकी सर्विस करूंगी, तो ये चीज होती थी। तो इसे इंडेंचर्ड लेबर कहते थे। तो यहाँ पे जिनका
उस टाइप के जो लोग होते थे, इंडियन लेबर होते थे, एक तो उनकी कैटेगरी थी जो कि मेनली साउथ इंडिया से ही बिलोंग करते थे, और दूसरे होते थे कि जो माइग्रेट हुए थे साउथ अफ्रीका, मतलब 1890 के टाइम पीरियड के बाद जो शुगर प्लांटेशन वाली चीज होती है, या फिर जो मर्चेंट्स थे जो कि मेनली मुस्लिम थे, या फिर जो लेबरर्स थे वो लोग जो मतलब यहाँ से गए थे, एक तो दूसरी कैटेगरी उनकी थी। तीसरी कैटेगरी होती थी एक्स एंडेंजर्ड लेबर का, मतलब एंडेंजर्ड लेबर जो एक्स होते थे, जैसे कि जिनका जो टेन्योर है, जिन्होंने इतने दिन की सर्विस जो है उनके साथ स्पेसिफिक टर्म के लिए जो साइन करी थी वो उनका खत्म हो गया, और उसके बाद वो अपने बीवी बच्चों के सहित वहीं पे सेटल डाउन हो गए, और उसके बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो गया, तो ये 3 तरह के लोग होते थे वहां पे। तो ये जो इंडियंस होते थे मेनली लेबर क्लास हैं, समझ रहे हो आप, तो वो मेनली या तो इलिटरेट होते थे या फिर इनको ज्यादा अंग्रेजी की नॉलेज नहीं होती थी, इंग्लिश ये बहुत कम जानते थे वहां पे। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ना उनके डेली एग्जिस्टेंस का एक पार्ट बन चुका था, उनको ये समझ में आ चुका था कि मुझे अगर यहाँ रहना है तो मुझे ये चीजें सहनी ही होंगी, मतलब वो सहने के लिए आदी हो गए थे। ये जो इंडियन इमिग्रेंट्स थे उनको काफी बुरे तरीके से सफर करना पड़ता था, बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी उनको फेस करनी पड़ती थी, उनको वोटिंग राइट नहीं थी, उनको डिनाई किया जाता था इससे। उसके बाद फिर उनको एक पर्टिकुलर, जैसे स्लम एरिया कैसे होता है कि यहाँ पे स्लम लोग रहेंगे, वैसे ही उनको एक पर्टिकुलर एरिया में ही रिसाइड करने के लिए परमिशन था। ऐसा नहीं था कि वो हर लोकेशन में लोकेट कर सकते थे खुद को, जहाँ पे मतलब कंजेशन होता था बहुत ज्यादा, सैनिटेशन की कोई सुविधा नहीं होती थी, मतलब पुअरली उनको रखा जाता था। बहुत सारी कॉलोनीज तो ऐसी थी जहां पे ये जो एशियंस या अफ्रीकन्स होते थे वो रह भी नहीं सकते थे अपने घर के बाहर। अगर 9 बजे रात के बाद अगर वो बाहर निकलना है तो फुटपाथ पे वो चल नहीं सकते थे, 9 बजे के पहले पहले उनको अपना सारा काम जो है वो खत्म कर लेना होता था। इस तरीके की चीजें वहां हो रही थी, और इसी के खिलाफ जो है इन्होंने मुहिम करी थी, मोहनदास करमचंद गांधी ने। वहां पे उन्होंने इंडियन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद अपने हक के लिए लड़ने के लिए उनको इनेबल किया। 1914 तक वो वहां रहे और उसके बाद वो इंडिया लौटे थे, और इसी बीच वहां रहते रहते उन्होंने क्या क्या किया ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बीच में आता है यहाँ इंडिया में मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल जो चल रहा था 1894 से 1906 का पीरियड। ये मॉडरेट का फेज था, सॉरी, या मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल इंडिया में यहाँ शुरू हो चुका था 1894 से 1906 तक। आई एम सॉरी इफ आई एम रिपीटिंग बिकॉज मैं भूल गई कि मैं कहाँ तक बोल चुकी थी। तो इंडियन को यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन जो सोसाइटी के थे इंडियंस, जैसे कि आपके लेबर हो गए या पेजेंट हो गए या फिर आपके जो मर्चेंट क्लास हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो इंडियन के थे वहां पे इन्होंने इनको यूनाइट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे गांधी जी ने एक नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी और उसके बाद एक पेपर भी इन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन के नाम से। अब मेन चीज आती है कि फेज ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस और द सत्याग्रह, जो कि 1906 से 1914 तक महात्मा गांधी ने किया था साउथ अफ्रीका में, बिकॉज 1914 तक वो साउथ अफ्रीका में ही थे। तो जो सेकेंड फेज था विच बिगन इन 1906 वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ द मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस विच गांधी नेम्ड सत्याग्रह। मतलब गांधी जी वो जो ह्यूमिलिएशन उन्होंने फेस किया था ना, उसी के बाद जो टेक्निक इन्होंने अपनाई थी उसका नाम इन्होंने सत्याग्रह रखा था। यहाँ पे सबसे पहली बात ये थी कि इन्होंने सत्याग्रह किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स 1906 के खिलाफ। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो नया एक लेजिस्लेशन आया गया था, एक कानून बनाया गया था साउथ अफ्रीका में, जिसमें एक कंपलसरी बनाया गया था कि कोई भी इंडियंस है तो उनको अपने सारे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के अपने फिंगरप्रिंट के साथ वहां पे देने होते थे। इंडियंस जो थे जो कि मतलब इस चीज को बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे थे, तो गांधी जी के लीडरशिप में उन्होंने ये कहा, डिसाइड किया कि हम ये चीज वहां पे सबमिट नहीं करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन वहां पे कंडक्ट किया ताकि वो इसके खिलाफ कैंपेन कर सके, और तभी ये जो वर्ड है आपका सत्याग्रह, इसका जन्म हुआ था, जिसे कि हम कहते हैं डिवोशन टू ट्रूथ। इसके बाद क्या होता है, ये जो टेक्निक था रेजिस्टिंग पैसिव रेजिस्टेंस वाला, ये वहां पे कारगर होता है। और उसके बाद जो अथॉरिटीज थे उन्होंने ये कहा कि आपको ये मतलब कुछ हद तक वहां पे मेजर्स जो है वो लेने को तैयार हुए थे। तो जो इंडियंस थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, उन्होंने रिटेलिएट किया। कैसे रिटेलिएट किया, उन्होंने पब्लिक बर्निंग करनी शुरू करी, फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो थी अपनी वो पब्लिक में जाके जलाने शुरू कर दिए कि अब हमारे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं तो हम जमा कैसे करें।
है ना। इस तरीके से उन्होंने जो है वो पब्लिक बर्निंग मतलब किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाई, अपने सर्टिफिकेट को उन्होंने बर्न करना शुरू कर दिया था। इसके बाद साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को ये लगा कि ये बहुत ही बुरा प्रदर्शन हो रहा है और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके एक सेटलमेंट इंडियंस के साथ करी थी। एक ये चीज हुई। दूसरा था कैंपेन अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन माइग्रेशन। तो ये जो अर्लियर कैंपेन था ये थोड़ा बहुत वाइडेंड होता गया, जिसमें कि प्रोटेस्ट जो थे वो काफी ज्यादा बढ़ते गए और इसके बाद एक नया लॉ इन्होंने लाया जिसमें इन्होंने इंडियन माइग्रेशन पे जो है वो रेस्ट्रिक्शन लाने शुरू कर दिया। अब इनको ये डर होने लग गया कि अगर इंडियंस यहाँ पे ज्यादा होने लग जाएंगे तो इनका प्रोटेस्ट भी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने रेस्ट्रिक्शन जो है इंडियन माइग्रेशन पे करनी शुरू कर दी। सब इसके लिए इंडिया ने डिफाई करना शुरू किया और उसके बाद बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने प्रोविंसेस को एक दूसरे के प्रोविंसेस को क्रॉस करना शुरू कर दिया। विदाउट द लाइसेंस वो इधर से उधर ट्रैवल करने लगे। ये था जिसमें से कि बहुत इंडियंस को जेल भी हुई थी। तो एक ये था। तीसरी थी आपकी कैंपेन अगेंस्ट द पॉल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। अब कैंपेन अगर पॉल टैक्स की आप बात करते हो तो ये क्या चीज थी, जस्ट अ मिनट। ओके, एक पॉल टैक्स जो है यहाँ पे 3 पाउंड का इम्पोज किया जाता था। किस पे किया जाता था? जो एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस थे। मतलब मैंने अभी बताया ना, एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस का मतलब जो वैसे इंडेंचर्ड जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करते थे। मतलब एक पार्टी जो है किसी दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी कि मैं आपको इतने टर्म के लिए जो है वो सर्विस दूंगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था तो वो उसके लिए रिलायबल नहीं होते थे, लेकिन तब भी इनको 3 पाउंड का जो है ये पॉल टैक्स वहां पे देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो वहां पे रिसाइड कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में। और तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि इस टैक्स को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहाँ से देंगे? मतलब उनकी इतनी अर्निंग नहीं हो रही है तो फिर वो इतना ज्यादा टैक्स क्यों दे। फिर उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी मैरिजेस यहाँ पे हो रहे हैं इंडियंस के, अगर वो क्रिश्चियन के हिसाब से नहीं हो रहे, क्रिश्चियन जो रिचुअल्स होते हैं अगर उसके हिसाब से मतलब चर्च में जाके उनकी शादियां नहीं हो रही हैं तो और अगर आपने अपने मैरिज को रजिस्टर नहीं कराया है तो वो उसको जो है वो इनवैलिड करार दिया जाएगा। मतलब हिंदू रिचुअल के हिसाब से या फिर मुस्लिम रिचुअल या पारसी मैरिज अगर आप कर रहे हो तो वो इलीगल समझा जाएगा अगर आपने उसको क्रिश्चियनिटी के हिसाब से रजिस्टर नहीं कराया तो। और ये जो है इंडियंस के ऑनर पे, उनकी डिग्निटी पे एक बहुत बड़ा इंसल्ट था। उनके विमेन को बहुत ज्यादा धक्का लगा इस बात से, और उसके बाद बहुत सारी जो वुमेन थी इस बात से खफा होकर जो है ये मूवमेंट में ये प्रोटेस्ट के लिए उतर आई थी। फिर था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट। यहाँ पे क्या था कि इंडियंस जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट पे, बाय इलीगली माइग्रेटिंग फ्रॉम नाटल टू ट्रांसवाल। मतलब ये जब इन्होंने एक्ट लाया था तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने के लिए इनको मना किया गया था, लेकिन इन्होंने इलीगल जो है वो माइग्रेशन करना यहाँ पे शुरू कर दिया था, जिसके लिए इनको इंक्वायरी भी इनके ऊपर बिठाई गई थी। फिर एक आया कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन। मतलब क्या था, जब एक सीरीज ऑफ मतलब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया ना, सत्याग्रह जिसे आप कह सकते हो, तो जब एक सीरीज ऑफ सत्याग्रह स्टार्ट हो गया तो फिर ये गवर्नमेंट जो थी साउथ अफ्रीका की वो इसको कंसर्न में लेना शुरू कर दी। जब इनके डिमांड पॉल टैक्स को लेके या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेके या मैरिज को लेके ये सारी इंडियन राइट्स के जो मतलब बढ़ने लगे थे, तब जाके साउथ गवर्नमेंट जो थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने ये जो है इसको सिंपैथेटिक मैनर में लेके कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन किया और उसके बाद इनके लिए थोड़ा बहुत जो चीजें ये कर सकते थे वो इन्होंने इंडियन के डिमांड्स को अपने मतलब संज्ञान में लेके फिर इनके लिए चीजें करनी शुरू करी थी। ये था इनका कैंपेन। अब है कि गांधी जी ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया साउथ अफ्रीका में। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मतलब गांधी जी ने क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस किया साउथ अफ्रीका में, तो सबसे पहले तो गांधी जी ने ये जाना वहां पे कि मासेस हैड इमेंस कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट एंड सैक्रिफाइस फॉर अ कॉज दैट मूव्ड देम। मतलब कि उनको ये बात पता चल चुकी थी कि अगर आप लोकल लेवल को इन्वॉल्व करते हो ना, तो अगर एक कॉमन आदमी भी है तो उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे, अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दे, उठना शुरू कर दे और वो कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो तो वो उसको बहुत आगे तक ले जा सकता है। जो सत्याग्रह वाली टेक्निक थी वो इनको समझ में आ चुकी थी। ही वॉज एबल टू यूनाइट द इंडियंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट क्लास, मेन एंड वुमेन। मतलब अपनी लीडरशिप में इन्होंने यूनिटी लानी शुरू कर दी थी। किसमें?
चाहे वो डिफरेंट रिलीजन के हों, डिफरेंट कास्ट के हों, डिफरेंट क्लास के हों, डिफरेंट जो भी, अगर वो मेन है तो भी, वुमेन है तो भी, कोई भी इनका जेंडर हो उसको भी वो एक साथ ला पा रहे थे। तीसरी बात, ही ऑल्सो केम टू रियलाइज दैट एट टाइम्स द लीडर्स हैव टू टेक डिसीजन। मतलब कोई, उनको ये बात पता चल चुकी थी कि कोई भी अगर आप लीडरशिप करते हो ना, अगर आप एक लीडर बनते हो तो आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो अनपॉपुलर है, जो कि सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन आपके सपोर्टर को वो काफी ज्यादा एंथुजियाज्म देगा। मतलब कि आपको अगर वो अनपॉपुलर भी चीज लग रही है ना, लोगों को ये लग भी रहा है कि ये डिसीजन सही नहीं है, फिर भी वो अनपॉपुलैरिटी होते हुए भी अगर आपके सपोर्टर्स का एंथुजियाज्म है वहां पे, तो आप जीत सकते हो। ये बात उनको पता चल चुकी थी। ही वॉज एबल टू इवॉल्व हिज ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जो कि सत्याग्रह था। एंड पॉलिटिक्स का जो करियर है उनका, एक मैंने बताया टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। फिर उन्होंने जो नई टेक्निक अपनी जो थी टू स्ट्रगल ऑन अ लिमिटेड स्केल, और उसके बाद जो ऑपोजिशन उनका अपोज वो करते थे पॉलिटिकल करेंट्स को, लेकिन आराम आराम से, कोई भी उसमें भड़काऊ भाषण नहीं करना है, कोई भी कुछ भी नहीं करना है, आगजनी नहीं करनी है, तोड़फोड़ नहीं करनी है, बस सत्याग्रह के नाम पे अपनी जो बातें हैं वो मनवानी है। ये साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कर लिया था। अब अगर आप कहते हो कि गांधी जी की क्या टेक्निक थी सत्याग्रह को लेके, तो गांधी जी के हिसाब से सत्याग्रह कौन थे, सत्याग्रही कौन कहे जा सकते थे? तो उनके हिसाब से एक सत्याग्रही वो होता है जो was not to submit to what he considered as wrong, but was to always remain truthful, non-violent and fearless। मतलब एक सत्याग्रही वही हो सकता है जो ऐसा नहीं है कि उसको मतलब अपने आप को सौंप देना ही बस एक मतलब लगे कि वो गलत है, कि हम भाई मैं क्यों झुकूं। उनके हिसाब से एक सत्याग्रही ऐसा नहीं हो सकता है। बस एक सत्याग्रही वही है कि अगर वो सही है, अपनी जगह पे वो सही है और वो नॉन वायलेंस का यूज कर रहा है, और अगर वो बिना डरा हुआ है, फियरलेस है, तो फिर वो एक सत्याग्रही है। और अगर वो थोड़ा सा कम में भी रहे, थोड़ा सा झुक के भी रहे, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। दूसरी चीज, सत्याग्रही वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विड्रॉल ऑफ कॉपरेशन एंड बाइकट। मतलब कि उनका ये मानना था कि जो एक सत्याग्रही होता है वो उनके प्रिंसिपल जो होते हैं वो विड्रॉल ऑफ कॉपरेशन और बाइकट पे होते हैं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन इनका एक फंडा था, जो कि ये कॉपरेशन पे नहीं करते थे। जैसे कि अगर आपकी गवर्नमेंट आपका कोई बात नहीं सुन रही है तो आप कॉपरेट उनको मत करो, आप ऑफिसेस मत जाओ, आप अब बिल्कुल स्ट्राइक पे उतर जाओ, आप नॉन कॉपरेशन करो, देखो वो सुनेंगे आपकी। फिर बाइकट नहीं करना है आपको उसका विद्रोह नहीं करना है, बस आपको उस मतलब स्ट्राइक पे आप चले जाओ, ना तो आप उनको कॉपरेट करो ना तो आप उनको विद्रोह करो, बस आप अपना नॉन कॉपरेशन रखो। ठीक है। फिर है मेथड ऑफ सत्याग्रह इंक्लूड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिक्लाइनिंग ऑनर्स एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि अगर आपको सत्याग्रह करना है तो जैसे कि आप कैसे कर सकते हो, आप टैक्स देना बंद कर दो, आपको अगर कोई उपाधि दी जा रही है वो लेने से आप बंद कर दो, अगर गवर्नमेंट आपको कोई उपाधि दे रही है, या फिर कोई अथॉरिटी में आपको कोई पोजीशन मिल रहा है वो भी आप लेने से इनकार कर दो। ये मेथड होते हैं सत्याग्रह के। एक सत्याग्रही जो है वो हमेशा स्ट्रगल के लिए तैयार रहता है, और वो कोई भी जो रॉन्ग डूअर हो रहे, कोई भी जो गलत काम कर रहा है, वो उसके खिलाफ बोलने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए वो। एंड द सफरिंग वॉज टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लव फॉर ट्रूथ। मतलब उनका ये कहना था कि अगर आप सत्य की राह पे चल चुके हो तो आपको जो है सफरिंग तो होगी, आपको दुख तो होगा, झेलना तो आपको पड़ेगा। Even while carrying out his struggle against a wrongdoer, a true सत्याग्रही would have no ill feeling for the wrongdoer। मतलब कि खैर इनकी बातें थोड़ा ज्यादा ही आई डोंट नो कि बहुत हद तक काम करती हैं या नहीं करती हैं, बट इनका ये भी कहना था कि अगर कोई गलत इंसान है तो भी उसके लिए आपको नफरत नहीं आनी चाहिए, आप उसको उसका गलत काम करने से रोको लेकिन उससे नफरत मत करो। ये शायद बहुत ही जो ऐसे लोग होंगे जिनमें बहुत ज्यादा विल पावर हो, वो ही ऐसा शायद कर सकते हैं। हेटर्ड नहीं लाना है, कोई आपके साथ गलत करे तो भी। अ ट्रू सत्याग्रही वुड नेवर वो लाइक बिफोर द एविल वॉट एवर द कंसिक्वेंसेस। मतलब कि वो कभी भी अपने आप को किसी एविल के सामने झुकाएगा नहीं, डजेंट मैटर कि उसके साथ वो क्या कर दे। मतलब किसी ने एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये इनकी फिलॉसफी थी। ओके, ओनली द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड पार्टिसिपेट सत्याग्रह। ऑफ कोर्स मतलब जिसमें विल पावर होगा वही ये चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे या फिर जिनमें बहुत ज्यादा विल पावर होगी। मतलब वीक और कावर्ड के लिए ये बात नहीं है।
किस हद तक सही है आई डोंट नो, फिलोसफी एंड ऑल आई हैव नॉट स्टडीड, तो आई डोंट नो, एवरी पर्सन हैज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड आई डोंट थिंक कि अगर किसी की वे ऑफ थिंकिंग गलत है तो वो पूरे मायने में गलत है। ये इनकी वे ऑफ थिंकिंग थी, आप चलना चाहो तो उस पर चल सकते हो, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपकी जो भी थिंकिंग है वो पूरी तरीके से गलत हो जाती है, राइट। ओके, अब गांधी जी इंडिया में आते हैं, ठीक है। गांधी जी 1915 में इंडिया रिटर्न हो जाते हैं। 1914 तक तो उन्होंने ये सारे काम वहां पे किए, उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस करना था करा। उसके बाद ही वाज कन्विंस्ड दैट द ओनली टेक्निक कैपेबल ऑफ मीटिंग द नेशनलिस्ट एम वाज नॉन वायलेंट सत्याग्रह। इनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि एक ही टेक्निक है जो मतलब नेशनलिज्म के एम को पूरा कर सकती है, और वो है आपका नॉन वायलेंट सत्याग्रह वाला टेक्निक। ही ऑल्सो सेड कि अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं उनको ज्वाइन करूं तो मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह की टेक्निक को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनाएंगे, वरना मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। 1917 और 1918 के टाइम पीरियड में गांधी जी कम से कम 3 स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स थे, जिनको कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना भी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स हैं। चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आ चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और ये जो थे, ये 3 स्ट्रगल, ये आपके चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह थे। और उसके बाद उस जो लॉन्च हुआ था वो था आपका रॉलेट सत्याग्रह, जिसके बारे में हम जानेंगे। जो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी थी ना, पहले मतलब कैरेट क्या था, मॉनफोर्ड रिफॉर्म जो आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके बाद जो स्टिक वाली पॉलिसी थी वो यही थी, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन इन लोगों ने किया था। हम एक दो चीजें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में था। अब ये एक लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बनता है, विच वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। सो इट वॉज चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। गांधी जी जो है उनको रिक्वेस्ट किया था राजकुमार शुक्ला ने, जो कि एक लोकल मैन थे बिहार के। उन्होंने कहा था कि फार्मर्स जो हैं, इंडिगो प्लांटर्स जो हैं चंपारण में, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो आप यहाँ पे आइए और इनके प्रॉब्लम्स को देखिए। क्योंकि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो इनके, ये जो किसान थे, इनको कहते थे कि आपको इंडिगो ही ग्रो करना है जबरदस्ती, और 3/20 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड, मतलब 3 सिस्टम था कि अगर मतलब अगर आपके 20 मतलब 3/20, अगर 20 कुछ पार्ट है तो उसका 3 पार्ट जो है आपको इंडिगो ही यहाँ पे उगाना है। लेकिन ये सब जो पेजेंट्स थे उनको कोई इंडिगो से तो कोई मतलब इनको होता नहीं था, डाइस से, सिंथेटिक डाइस से इनको क्या फायदा होगा। तो जो 19th सेंचुरी में जर्मन सिंथेटिक डाइस जब आ गए थे तो उन्होंने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया था। अब ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे, अब ये इनको उपजाने के लिए क्या है, इनसे हाई रेंट मांगते थे, इलीगल ड्यूज मांगते थे इनसे, और उसके बाद पेजेंट्स जो थे इनको इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करते थे, मतलब दूसरे क्रॉप्स पे शिफ्ट होते थे। लेकिन ये चीजें जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो इनको ये करने से मना करते थे। डिसाइड कि पेजेंट्स जो थे उनको फोर्स किया जाता था टू सेल द प्रोड्यूस एट द प्राइजेस फिक्स्ड बाय द यूरोपियंस, मतलब जो यूरोपियंस प्राइस फिक्स करेंगे ना उसी पे उनको बेचना है, वो उससे आगे या पीछे नहीं हो सकते थे। ये चीज थी। जब महात्मा गांधी ने इसको सुना तो वो इस प्रॉब्लम के लिए आए भी, और उसके बाद इसको बाद में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। राजेंद्र प्रसाद ने ज्वाइन किया, मजहरूल हक ने किया, नरहरि पारेख ने किया, जेबी कृपलानी भी इसमें शामिल थे। तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन लोगों ने इनको ज्वाइन किया था, क्या राजेंद्र प्रसाद थे उसमें? हाँ थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि पैसिव रेजिस्टेंस या फिर सिविल डिसोबीडियंस वाला मूवमेंट जो है हम यहाँ पे करेंगे। अब गांधी जी ने ये कहा कि एक मेथड आप ये करो कि गवर्नमेंट यहाँ पे it was ordered to, like, the government appointed a committee to go into the matter and nominated Gandhi ji as a member। मतलब गांधी जी ने जो अपनी बात है वो लोगों के, अपनी गवर्नमेंट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि नहीं ये जो चीज है ये गलत हो रही है। तो जो अथॉरिटी थी उन्होंने एक कमेटी बिठाई कि चलो हम इस मैटर को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, और गांधी जी को इसका जो है वो मेंबर बनाया गया। इंक्वायरी जब हुई तो गवर्नमेंट ने जब ये कमेटी बिठाई और ये सारी चीजें होनी शुरू हुई तो गांधी जी वाज एबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज, मतलब उन्होंने अथॉरिटी को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया था कि तिनकठिया सिस्टम जो है वो सही नहीं है और इसे अबॉलिश किया जाना चाहिए।
यहाँ पे पेजेंट्स जो थे उनको कॉम्पनसेट करना था फॉर द इलीगल ड्यूज जो कि उनको उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था, एक्स्ट्रा जो पैसे लिए जाते थे उनसे। तो एज अ कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स वो अग्री हुए कि ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कॉम्पनसेटेड, मतलब जितना आपसे पैसा लिया गया उसका 25% जो है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक डेकेड के अंदर ही जो प्लांटर्स थे उन्होंने उस एरिया को छोड़ दिया और गांधी जी जो थे वो पहला अपना बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया वो जीत चुके थे, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल तरीके थे। और अदर पॉपुलर लीडर्स की अगर आप बात करते हो जो इससे एसोसिएटेड थे और जिन्होंने इसमें हेल्प करी थी, उसमें आपका अनुग्रह नारायण सिंह भी शामिल थे, और उसके अनुग्रह नारायण सिन्हा और रामनवमी प्रसाद और बहुत सारे वर्मा लोग भी इसमें जो है वो शामिल थे। तो एक कॉम्प्रोमाइज करके विद द प्लांटर्स उन्होंने ये अग्री किया था कि सिर्फ 25% जो मनी उनसे ली गई है वो कॉम्पनसेट की जाएगी। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने किया था वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। ये इनका पहला हंगर स्ट्राइक था। जो इनकी टेक्निक थी ना सत्याग्रह की, इसका दूसरा फंडा था हंगर स्ट्राइक करना, सीधे भूख हड़ताल कर देते थे ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्च 1918 में गांधी जी जो है एक डिस्प्यूट होता है कॉटन के मिल ओनर में अहमदाबाद के और वर्कर्स के बीच में। किस लिए होता है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्लेग बोनस, मतलब कि उस समय प्लेग आया हुआ था तो ये जो यहाँ के मिल के ओनर थे वो प्लेग बोनस देने से इनकार कर देते हैं। तो वर्कर्स इसके खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो मिल ओनर्स का ये कहना था कि हम जो बोनस है वो विड्रॉ करेंगे। वर्कर्स जो है वो राइज चाहते थे, वो बढ़ाना चाहते थे कि कम से कम आप उनकी जो सैलरी है उसमें 50% की बढ़ोतरी की जाए, ताकि वो जो अपने वॉर टाइम में जो उनको इन्फ्लेशन देखने को मिला है कि गेहूं के दाम बढ़े हैं, चावल के दाम बढ़े हैं, कपड़े के दाम बढ़े हैं, वो जो भी एसेंशियल आइटम्स होते हैं डेली लाइफ के लिए वो सारे जो है वॉर के बाद बढ़ चुके हैं प्राइस। तो आप हमारी भी सैलरी इंक्रीज करोगे तब तो हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे। इस तरीके से उनकी ये डिमांड थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, वो ये चाहते थे उल्टे कि ये जो प्लेग बोनस है वो भी हम हटा ले। तो इसमें जो है जो रिलेशन था वर्कर्स का या मिल ओनर्स का वो काफी ज्यादा वर्सन होता गया, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होती गई इनकी सिचुएशन। और उसके बाद ये जो वर्कर्स थे ऑफ द मिल उन्होंने अनुसुईया साराभाई की हेल्प लेनी शुरू करी अपने जस्टिस के लिए। अनुसुईया साराभाई एक सोशल वर्कर थी जो कि जो अंबावाल साराभाई थे उनकी बहन थी। तो उन्होंने इनकी हेल्प करी और उसके बाद ये जो अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन जो है जो कि फाउंडेड हुआ था 1891 में, उन्होंने डेवलप करा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद में। इसके खिलाफ जो है इन्होंने मतलब जस्टिस के लिए इनकी हेल्प करनी शुरू करी और उसके बाद ये चीजें जो हैं वो शुरू होती हैं। द वर्कर्स ऑफ द मिल टर्न टू अनुसुईया साराभाई फॉर द हेल्प, और इन्होंने इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए ये आगे आई। एंड आफ्टर दैट गांधी जी ने कहा आस्क द वर्कर टू गो ऑन अ स्ट्राइक। गांधी जी ने कहा कि आप सीधे हड़ताल पे चले जाओ। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप मतलब 50% जो हाइक की डिमांड कर रहे हो ना वो आप 35% कर दो, ठीक है, क्योंकि मतलब मिल ओनर्स को भी तो कहीं से फायदा ज्यादा हो नहीं रहा है ना, तो आप 50% की जगह 35% कर दो। तो ये चीजें करके फिर उसके बाद गांधी जी ने यहाँ पे कॉम्पनसेट किया था। गांधी जी ने एडवाइस किया था वर्कर्स को कि आप नॉन वायलेंट तरीके से अपने स्ट्राइक को जारी रखो, कोई भी वायलेंस नहीं करना है। और उसके बाद जब नेगोशिएशन हुआ मिल ओनर्स के साथ, जब कोई भी प्रोग्रेस उनसे नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद फाइनली गांधी जी ने खुद इन जो ये वर्कर्स थे उनको ज्वाइन किया और खुद उनके साथ ये उनके साथ मतलब फास्ट एंड टू डेथ उनका पहला हंगर स्ट्राइक जो था, जो उनके साथ बैठ के इन्होंने भी जो है वो भूख हड़ताल साथ में की थी। और उसके बाद जो है इनका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और उसके बाद जो मिल ओनर थे उनपे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा और फाइनली जाके ये जो स्ट्राइक है ये विड्रॉ किया गया, क्योंकि उन्होंने जो है वो वेज हाइक जो थी इनकी प्राइस की 35% वो मिल ओनर्स ने मान ली थी। ओके, अब लास्ट है आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और ये पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है, मैं बार बार यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था ये पहला हंगर स्ट्राइक था इनके लिए, और उसके बाद जो चंपारण सत्याग्रह था पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, और लास्ट में जो खेड़ा सत्याग्रह है ना ये पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तीनों में डिफरेंस है। ओके, क्वेश्चन भी इसी तरीके से आते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगली बार मैं क्वेश्चन फ्रेम करके दे दूंगी, प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। सो बिकॉज ऑफ ड्राउट इन 1918 जब एक यहाँ पे सूखा आया था तो क्रॉप्स के जो है वो फेलियर होने शुरू हो गए थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में।
खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? गुजरात में है। तो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड अगर जो आपकी उपज भी जो है वो 1/4 के कम हुई है फॉर द नॉर्मल प्रोड्यूस, तो जो फार्मर्स थे उनको जो है वो रेमिशन के लिए एंटाइटल किया जाता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि गांधी जी ने यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ही शांत रही थी, और उसके बाद यहाँ पे फार्मर्स ने ये कहा था कि वो जो ये टैक्स है ये पे कैसे करेंगे, क्योंकि इस साल तो सूखा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी ने फार्मर्स को कहा कि आप ठीक है, आप टैक्स पे मत करो। और उसके बाद इनको ज्वाइन किया था पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उन्होंने अपने कलीग के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था टैक्स रिवॉल्ट, which the different ethnic and caste communities of खेड़ा supported। मतलब कि इसमें इनको जो डिफरेंट कम्युनिटीज थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं था कि एक ही कम्युनिटी के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था और इसमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी भागीदारी भी ली थी। फिर जो रिवॉल्ट है ये काफी ज्यादा रिमार्केबल रहा, डिसिप्लिन तरीके से और यूनिटी को मेंटेन करते हुए इन्होंने ये चीज जारी रखी थी। अब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस की जब बात आई थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, गवर्नमेंट को भी गुस्सा आया और उन्होंने जो फार्मर की पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो सीज करनी शुरू कर दी। उनके लैंड और उनके लाइवलीहुड का जो जरिया था उसको भी उन्होंने सीज करना शुरू कर दिया था। सो यहाँ पे जो था एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ खेड़ा फार्मर्स जो थे डिड नॉट डिजर्ट सरदार पटेल। मतलब इतना होने के बाद भी जो है इन्होंने पटेल जी का साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने कहा कि नहीं हम इनके साथ ही खड़े रहेंगे। तो इस तरीके से फिर अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है उनको एक एग्रीमेंट करनी पड़ी फार्मर्स के साथ, और उन्होंने फिर ये कहा कि ठीक है हम आपके टैक्स को सस्पेंड करते हैं 1 साल के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको ये जो है मतलब रिड्यूस या फिर इंक्रीज ये जो करना है मतलब रेट को, या फिर ये जो रिटर्न करना है जो भी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट ईयर के लिए रखी जाएगी। सो एक जो स्ट्रगल भी था खेड़ा के लिए, एक नई अवेकनिंग लेके आया था पेजेंट्री के मामले में। मतलब किसान लोगों के लिए ये काफी ज्यादा एक अच्छी चीज, एक अच्छी मुहिम साबित हुई थी। अब ये जो है अवेयर हो गए थे अपने मतलब राइट्स के लिए, क्योंकि इनको ये पता था कि they would not be free of injustice and exploitation until and unless their country achieve complete independence। मतलब कि इनको ये बात पता चल चुकी थी कि जब तक हमारे देश को कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता है, हमारा ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या हमारे साथ जो ये इनजस्टिस हो रहा है, इससे हम पीछा अपना नहीं छुड़ा सकते। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए उन्होंने कहा ना कि गवर्नमेंट ने उनके टैक्स तो माफ कर दिए थे, लेकिन 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए उनका सिर्फ टैक्स माफ हुआ, लेकिन फॉर द नेक्स्ट उनको रिड्यूस या फिर इंक्रीज करना रेट को, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है बाद में जाके इन्होंने ये चीजें छोड़ी थी। तो ये जो स्ट्रगल था ये इनका जारी रहा था, ऐसा नहीं था कि ये स्ट्रगल इनका खत्म हो गया था। लेकिन ये खेड़ा सत्याग्रह एक फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मामले में काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ था। अब गांधी जी ने क्या क्या गेन किया था यहाँ से, ये चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह से उनको क्या गेन हुआ, क्या हासिल किया इन्होंने। सबसे पहले तो वो लोगों की नजर में आए एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर के रूप में वो पूरे नेशन के सामने अब आ चुके थे। सत्याग्रह वाली जो टेक्निक थी उसकी एफिकेसी जो है, एफिशिएंसी जो है, वो लोगों को पता चल चुकी थी कि ये बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है। लोकल लोगों से वो मिलना शुरू हो गए थे, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो गई थी, और उसके बाद उनको ये भी पता चलने लग गया था कि लोकल मासेस की वीकनेस क्या है या फिर स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। और तीसरी चीज ये थी कि उनको बहुत ज्यादा कमिटमेंट मिल रहा था, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिल रहा था, बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिल रहा था, है ना। तो ये 3-4 चीजें जो है वो गांधी जी को चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह से मिली थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन प्लीज ध्यान में रखिएगा, विच वॉज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी। सो ये खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में। एंड विच वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी, इट वॉज चंपारण सत्याग्रह 1917। ये ऐसे भी याद रहेगा, सी से चंपारण, सी से सिविल डिसोबीडियंस, है ना। ये तो कम से कम याद ही रहेगा, ज्यादातर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये पूछता है, ठीक है। तो वहां पे आप मैच आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे ये है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का रहेगा, तो यहाँ पे ये हंगर स्ट्राइक है। तो मतलब अगर आपको मिल की बात आती है तो आप हंगर को जोड़ लो उससे, तो इस तरीके से ये चीजें आपको याद रहेंगी। सो बिफोर आई लीव अगेन आई वुड से, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, यूज द रेफरल कोड रैंक 10 या फिर यूपीएससी YT
so that you get discount of 10%. अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई आपको डिटेल्स चाहिए तो टाइप इट इन कमेंट बॉक्स, इट विल बी आंसर्ड. इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स. यहाँ पे कोर्सेस आर ऑलरेडी स्ट्रीमिंग, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस. मैं हूं अनामिका एंड आई एम साइनिंग ऑफ. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.